अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूँ शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ है सईद काजी और इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं रऊफ क्लासरा साहब। नाजरीन, नवाज ओबामा मुलाकात आज होगी जिसमें पाक अमरीका ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा, लेकिन अहम बात यह है कि इस मुलाकात से पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सामने आना कि अमरीका ड्रोन हमले गैर कानूनी है, गैर कानूनी तौर पर ये हमले हो रहे हैं, जिम्मेदारों को सजाएं मिलनी चाहिए। इस रिपोर्ट में इन खानदानों के लोगों का भी जिक्र किया गया है जिनमें औरतें भी शामिल हैं। दिन के कामकाज में मसरूफ थे कि ड्रोन गिरकर लोगों की जिंदगियों को खत्म कर देता है। ऐसे मौके पर यह रिपोर्ट आना कितना अहम है। उधर व्हाइट हाउस का यह कहना है कि वो रिपोर्ट से बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं, ड्रोन बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी नहीं है। अगर ये खिलाफ वर्जी नहीं है तो अमरीका इसका कानूनी जवाब पेश क्यों नहीं करता, पाकिस्तान को ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का इख्तियार क्यों नहीं देता, और सबसे बढ़कर आलमी बिरादरी इस पर खामोश क्यों है। इस मुलाकात पर आज होने जा रही है और ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, आज हम प्रोग्राम में खास तौर पर इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही क्लासर साहब और काजी साहब की भी अहम खबरें होंगी जो आपके साथ शेयर करेंगे। जी काजी शाजिया, पहले मैं बात करूंगा कि इन सर्दियों में अब हमारी तारीख की शायद सबसे बड़ी गैस की लोड शेडिंग हो रही है, जो डोमेस्टिक यूज़र्स हैं उनको भी एक प्रपोज़ल आई है जो आरिफ हमीद खान हैं, जो इसके गैस कंपनी के जो सरबराह हैं, जिसमें वो 6 घंटे की लोड शेडिंग बता रहे हैं। मगर इससे ज़्यादा तकलीफ बात यह है कि ये इतनी बड़ी कमी है कि जो हमारी ऑलरेडी पहले 10 घंटे की लोड शेडिंग इंडस्ट्री को हो रही है बिजली की, तो ये क्या मामला होगा, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा सेक्टर जो है इसका टेक्सटाइल सेक्टर, वो कैसे थ्रेटेड है और हज़ारों इंडस्ट्रियल जॉब भी थ्रेटेड होगी। फिर एक बात करेंगे मेल न्यूट्रिशन सर्वे जो NNI आया था 2 साल के यानी 2 साल के डिले के बाद। उसके बाद एक और रिपोर्ट आई है जो प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट के जो हैं SAFOWCO के कोऑर्डिनेटर, उन्होंने सिंध के बारे में हमें बताया है किस तरह तेज़ी से कीमतों के बढ़ने की वजह से मेयार ज़िंदगी कम हो रहा है, क्योंकि रियल वेज गिर रही है और फूड इनसिक्योरिटी कैसे बढ़ रही है। और आखिर में अगर मौका मिला तो बात करेंगे कि कैसे सऊदी अरब और अमेरिका में भी ठन गई है इस बात पर कि उसने शाम पर हमला क्यों नहीं किया, और बड़ी दिलचस्प तफसील है, इस पर बात करेंगे। ठीक है, क्लासर साहब के पास चलते हैं। जी क्लासर साहब, आप क्या शेयर करेंगे आज? जी शाहजहा, 2 स्टोरीज हैं जो नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले बड़ा यहाँ पे एक शोर शराबा मचा था। तुर्की का जहाज़ आया था, क्रय का जहाज़ था, जिसको अरबों रुपए की यहाँ पे एडवांस पेमेंट्स की गई थी। अब वो अपना मुकदमा आलमी अदालत में लेके गए थे। आलमी अदालत में क्या कुछ हुआ है उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। क्या पाकिस्तान अपना केस हार गया है, हारने वाला है, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। उस किराए के बिजली घर का क्या बना था जो यहाँ पे आया था, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी उस पर सुओ मोटो ले रखा था। तो अब वो जो मामला है आलमी अदालत में किस हद तक पहुँचा है और क्या पाकिस्तान के खिलाफ फैसला आने वाला है, इस पर ये बात करेंगे। और दूसरी अहम खबर यह है कि नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट जो है वो अब नैब को भेजा जा रहा है। ये कोई 5वीं ये इंक्वायरी होगी जो नैब करेगा, तो इसकी ज़रा हम आपको इनसाइड डिटेल बताएंगे कि अब की दफ़ा जो नैब को जो रेफ़र किया जा रहा है कि आप इसको देखेंगे इसमें क्या इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, तो वो देखेंगे क्या सिर्फ जो पिछले ज़िम्मेदारान थे उनके खिलाफ होगी, या जिन्होंने 22 से इसको 58 अरब रुपए अब कर दिया है और जो हुकूमत में बैठे हुए हैं उन पे भी कुछ एक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये 2 खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है क्लास साहब, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्रोन हमलों की। नाज़रीन, ड्रोन हमले अमरीकी सदर बुश के दौर में शुरू हुए और अमरीकी सदर बराक ओबामा के दौर में इनकी तादाद में इस हद तक हौलनाक इजाफा हुआ कि हम सिवाय एहतजाज के आज तक इस पर कुछ कर नहीं सके। और अब जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, ऐसे वक्त में जब आज अमरीकी सदर बराक ओबामा और वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की मुलाकात होने जा रही है, ये रिपोर्ट आना इस वक्त कितना अहम है। इस वक्त हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार हसन अस्करी टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हसन अस्करी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आज वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और अमरीकी सदर बराक ओबामा की मुलाकात है, एमनेस्टी की रिपोर्ट आना और ये कहना कि अमरीकी ड्रोन हमले गैर कानूनी हैं, सजाएं मिलनी चाहिए, आलमी बिरादरी भी इसमें ताउन करे, कितना अहम है, टाइमिंग कितनी अहम है इस रिपोर्ट का इस वक्त मंजर आम पर आना? ये है कि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को जो पाकिस्तान प्रेजेंट कर रहा है उसको एक सपोर्ट मिल जाती है कि आलमी हकूक की एक तंजीम भी। हेलो अस्करी साहब, आवाज आ रही है आपको? हसन अस्करी साहब से हमारा जो है वो राब्ता मुनक़ती हो गया। नाज़रीन, हम बात करें कि वज़ीर-ए-आज़म ओबामा की मुलाकात और वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और अमरीकी सदर बराक ओबामा की मुलाकात। क्लासर साहब, आप इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं? क्या हमारा जो आवाज़ है, आवाज़ उठाना ड्रोन हमलों के खिलाफ, इसको तक़वियत मिलेगी, आवाज़ मजबूत होगी इस रिपोर्ट के आने के बाद?
एक तो शायद मेरा ख्याल है ये समझने की ज़रूरत है कि अब शायद अमेरिकन ने जो जितने मेन टारगेट्स थे उनके पाकिस्तान पर्टिकुलरली ट्राइबल एरियाज़ में वो अचीव कर लिए हैं। इतने बड़े टारगेट्स अब उनके बच नहीं गए। मैं बात कर रहा हूँ अलकायदा की बात कर रहा हूँ, जो बड़े टारगेट थे वो मोस्टली एलिमिनेट कर चुके हैं इनमें, और बड़ा अच्छा खासा नंबर है जो एलिमिनेशन हुई है जिन टारगेट्स के। हमारे सामने रिपोर्ट्स आती भी रही हैं। जो फॉरेन एलिमेंट्स है उनको तो वहाँ से क्लीन कर चुके हैं, इक्का दुक्का कोई बच गए हैं तो उन पे देखने वाली बात है। ड्रोन जो अब ये इस्तेमाल हो सकते थे, जो पाकिस्तान के लिए शायद बेनिफिशियल होते अगर ये कोई इनके अरेंजमेंट्स हो सकते, वो ये थे जो पाकिस्तानी तालिबान या हुकूमत पाकिस्तान या यहाँ के लोगों के लिए ट्रबल पैदा कर रहे थे। अब अगर ये अमेरिकन ड्रोन को ख़त्म भी कर दे तो अमेरिका को शायद इससे मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट अब नहीं होने वाला। 10-12 सालों में उन्होंने जो अचीवमेंट्स कर 2004 के बाद उन्होंने शुरू किया था सारा। हाँ, सो अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रोन अब अगर बंद हो भी जाएं, उन्हें स्ट्रेटेजिकली या वॉर वाइज उन पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला। अगर कोई खौफ था, कोई दहशत थी इन ड्रोन की, तो पाकिस्तानी तालिबान पे ज़्यादा थी। उसकी हीट भी महसूस कर रहे थे पाकिस्तानी तालिबान कर रहे थे, और बार बार मुज़ाकरात में एक ही शर्त रखी जा रही थी कि पहले आप ड्रोन बंद करवाएं, जिससे पता चलता था कि अमेरिकन ड्रोन का ज़्यादा दबाव का शिकार पाकिस्तानी तालिबान है, ना कि अफगान तालिबान है। लिहाजा ये बात हमें समझनी होगी। मेरा ख्याल है इस रिपोर्ट में सिर्फ तालिबान की बात नहीं है, इसमें जो खास बातें, काई साहब आपको भी पता, आपने भी रिपोर्ट पढ़ी, हसन अस्करी साहब भी हमारे साथ लाइन में मौजूद है। इस रिपोर्ट में जो खास बात की गई है कि इसमें आम शहरी बहुत ज्यादा हलाक हुए हैं। उन खानदानों का जिक्र किया गया है जो दिन में अपने काम काजों में मसरूफ थे। कुछ औरतें जो खेतों में सब्जियां काट रही थी, उन पर ड्रोन अटैक किए गए। इस रिपोर्ट में खास तौर पर उन लोगों को फोकस किया गया है जो जंगजू नहीं थे, जो तालिबान नहीं थे। हसन अस्करी साहब, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी आ रही जी, है। आप क्या कहेंगे इस पे? जी, जैसे मैं पहले अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान को अपना एक केस मजबूत करने के लिए एविडेंस मिल जाता है। जो इसमें ज्यादा डेटा इस्तेमाल किया गया है 2012 और 2013 का, इस रिपोर्ट में जो है वो डेटा इस्तेमाल किया गया है। तो जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका को इस स्टेज पे एक कैटेगोरिकल कमिटमेंट देगा कि वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो महदूद पैमाने पर अभी वो जारी रखेंगे। हमारा ख्याल ये है कि 2014 तक ये इसको एक साइकोलॉजिकल प्रेशर के तौर पर भी अमरीकी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऊपर से जहाज आ रहा है, उसकी आवाज़ सुनी जा रही है, कोई पता नहीं लगता किस वक्त वो मिसाइल फायर कर देगा। तो ये वो एक प्रेशर के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, और ये ऑप्शन जो है मुकम्मल तौर पे अमेरिका इस स्टेज पे गिव अप नहीं करेगा। महदूद कर दिया है। मेरा ख्याल है अभी 1 साल ये मामला अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता चलाएगा। तो इसमें कितनी हकीकत है कि ड्रोन हमलों से शिद्दत पसंदी मजीद बढ़ी है? देखिए, इसका कोई आपके पास इंपीरिकल एविडेंस तो नहीं है। ये वो चीज़ है जो हम पाकिस्तान में कहते हैं, और गालबन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो 12 और 13 का डाटा इस्तेमाल किया है वो ज़माने का डाटा है जब पाकिस्तान हुकूमत ने काफ़ी तफसील से डाटा इकट्ठा किया है। वही डाटा उन्होंने इस्तेमाल किया है। शिद्दत पसंदी के इजाफे का हो सकता है ड्रोन एक फैक्टर हो, लेकिन शिद्दत पसंदी सिर्फ ड्रोन की वजह से नहीं, उसके और भी बड़े फैक्टर हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तानी इलाकों में जो शिद्दत पसंदी हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अस्करी साहब आपका। काई साहब, व्हाइट हाउस तो इस रिपोर्ट से बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं है। एक तो मुत्तफिक नहीं, मगर मैं पहले ये बात बताऊँ, जहाँ जंग हुई है, जहाँ भी जंग आपने की है, मिसाल के तौर पर 9/11 से पहले यहाँ शिद्दत पसंदी थी या उतनी थी जितनी अमेरिका के हमले के बाद यहाँ पे हुई। 9/11 के बाद जो यहाँ की जंगी कैंपेन्स, आज इराक जो है एक अमन का गहवारा सद्दाम जैसे डिक्टेटर के दौर में वो लगता था। आज जंग के बाद क्या है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भागा हुआ है, स्कॉन्डर है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, दिन में 15-15 धमाके हो रहे हैं। तो ये एक तरीका है रीजन्स को डिस्टेबलाइज करने का। ठीक है, कोई अभी तक इन्होंने ऐसी प्रिसीजन जो स्ट्राइक्स हैं, वो अगर ये होती तो इनकी अपनी बॉडीज कह रही हैं कि जो है 200 से 300 इनकी आखिरी एस्टिमेट ये था कि अलकायदा के 200 से 300 बंदे रह गए, 100 इधर हैं शायद या 200 उधर हैं। ये अमेरिकन की दी हुई फिगर है। तो 200-300 बंदों को मारने के लिए इन्होंने 400 ड्रोन के हमले किए ओबामा ने सिर्फ अपने दौर में, या जितने भी आप गिन लें उस हिसाब से। तो देवर काउंटर प्रोडक्टिव। लेकिन उनके मकसद क्या थे? उनका मकसद अगर तो हमें डिस्टेबलाइज करना था तो उन्होंने हासिल कर लिया। अच्छा जी हाँ, बिल्कुल हासिल कर लिया। हमें तो उस दिन से हम बैठे ये सोच रहे थे जब हमने ये पहले दिन खबर आज से 10-12 साल बाद 10-12 साल पहले पड़ी थी कि ये जाके फाटा को डिस्टेबलाइज करने लगे हैं। तो जिसको आपने तरक्की नहीं दी, जिसको वैसे आपने अपने हाल पे छोड़ा हुआ है, एक पॉलिटिकल एजेंट बिठाया हुआ है, यहाँ आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, अब आप बम मारे वहां जाके और इंशाल्लाह फिर फूल उगेंगे यहाँ पे। तो मेरे ख्याल में
बंद वो ठीक कह रहे हैं, शायद वो अभी इस तरह से बंद ना करें। मैं इसलिए भी बंद नहीं करेंगे कि इनका जो बजट है वो $2.5 बिलियन से $5 बिलियन का कर दिया अमेरिका में, वहां और दिहाड़ी लग रही होती है। वहां पे जो है एक बहुत बड़ा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, इसको अभी हमें समझने की जरूरत है। और पूरी दुनिया में इस वक्त जो है सिवाय असले के कोई इंडस्ट्री जो है वो उसको अरूज नहीं मिल रहा। फार्मास्यूटिकल्स हैं, कुछ लोगों ने दवाइयां खानी होती हैं अपने साथ। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़िम। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि अमेरिका इन ड्रोन हमलों के खिलाफ आज तक कोई कानूनी जवाब पेश क्यों नहीं कर सका और आलमी बिरादरी इस पर खामोश क्यों है। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कॉलर हैं आरिफ वाला से शबीर। हेलो जी, शबीर हुसैन आरिफ वाला से अर्ज कर रहा हूं। जी बोलिए। देखिए मियां साहब को चाहिए कि माफी मांग ले अवामा से कि हमें माफ कर दें। वो ऐसे कि हम ड्रोन हमले नहीं चाहते, हमारे बेकसूर जो अपना लोग है मुसलमान वो शहीद हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि मेरी खलासा साहब और काजी साहब जी एंकर पर्सन बैठे हुए हैं, इनसे एक रिक्वेस्ट है कि ये चाहे तो पाकिस्तान में चोरी और करप्शन बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। अब देखेंगे वापडा का मुलाजम, उसका बिल 44 रुपए आ रहा है, 35 रुपए वो पीटीवी फीस अदा कर रहा है, 9 रुपए वो दे रहा है। उसके घर में विंडो एसी और दूसरा हीटर वगैरह चल रहा है। उसने 4 दाएं आपको दिए हुए बिजली 4 दाएं को दिया। क्या ये वापडा के मुलाजम को हक हासिल है कि वो बिजली जितनी मर्जी चोरी करे? आम बंदा एक पंखा, एक फ्रिज, एक टीवी इस्तेमाल कर रहा है, उसका बिल आ रहा है जनाब 5,000 6,000। बाकी ये इनों के ये लाखों रुपए की बिजली चोरी का इनका कोई एहतसाब नहीं है। क्लासा साहब बताए ना कि ये मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ इसका क्या है? ठीक है, बहुत शुक्रिया शबीर आपका। जी क्लासा साहब। इसमें बहुत सारी ये जेन्युइन बातें भी हैं जो ये कह रहे हैं। इनके यूनिट्स होते हैं 200 तक इनके हैं, 50 तक हैं, 100 तक हैं, इनके जीएम हैं, उनको अनलिमिटेड हैं। ये लंबी एक इनके पैकेजेस होते हैं जो दिए गए हैं। इसके साथ साथ ये भी है जो मुलाजमीन है वापडा के, अगर कभी इनकी सैलरीज़ के आप पैकेजेस देखें, वो सैलरीज़ के पैकेजेस भी इतने अच्छे नहीं हैं जो इस मुल्क में करने वाली बात है, जो अब तक नहीं हो सकी। अगर चाहिए माजी में हमने कोशिश की कि पुलिस की सैलरीज बढ़ा दें तो वो ठीक हो जाएंगे, पुलिस भी ठीक नहीं हुई। अदालतों का देख लें, उनके जजेस की तनख्वाह अब 7-8 लाख रुपए तक चलेगी। इवन देन हम देखते हैं कि बहुत सारे आपको अदालतों से रिलेटेड इशू भी नहीं हल हो सके। लिहाजा अब ये आर्गूमेंट भी ज़्यादा हमारा वैलिड नहीं रहा कि लोगों की तनख्वाहें बढ़ा दी जाएँ तो मुमकिन है उनकी एफिशिएंसी ठीक हो जाए, करप्शन में कोई उसमें आके कमी हो जाए। ये बात इनकी ठीक है। वापडा के बहुत सारे लोगों पे इल्ज़ाम लगते भी हैं कि खुद भी फ्री बिजली लेते हैं, पूरे महल्ले को भी बेचते हैं। तो इस पर ऑलरेडी कौमी असम्बली में भी खासा इस पर ये आप कह सकते शोर शराबा मचता रहा है। कैमा कमेटीज़ की कई इजलास में खुद वहाँ पे अटेंड किए हैं, ये वहाँ पे भी इश्यूज़ उठाए जाते रहे। लेकिन 1-2 दफ़ा कोशिश की गई थी कि वापडा को जो आपने दिए हुए हैं, इनके मुलाजमीन को पैकेजेस दिए हुए हैं, इनको जो मराद दिए हैं, इनको बंद करें। तो वापडा के मुलाजमीन ने धमकी दे दी थी कि अगर आपने हमारी मराद वगैरह ख़त्म की और हमारे यूनिट्स आपने कम कर दिए या ख़त्म कर दिए तो हम पूरे मुल्क में बिजली बंद कर देंगे। सो इस मुल्क में इस तरह के स्टेप्स लेना कोई इतना आसान काम नहीं है। ये हो सकता है आइडियली वो ठीक कह रहे हो वहाँ से हमारे आरिफ वाला से जो भाई थे, लेकिन ऑन ग्राउंड ये बहुत मुश्किल काम लगता है। अच्छा, मैं इसमें बात थोड़ा सा मैं शाजिया से एक सवाल पूछता हूँ। यूं है शाजिया कि अगर कोई चोर चोरी की गरज से आए और उसके सामने एक घड़ी पड़ी हो और एक जो है वो पॉलीथीन का बैग जिसे मोमी लिफाफा कहते हैं उसमें से वो क्या उठाएगा? ज़रा घड़ी उठाएगा। तो बात यह कि ये चोरी होती क्यों है? जब आपका सिस्टम डर्थ पैदा करता है चीजों, मोमी लिफाफा आप इसलिए नहीं उठाते ना, वो इतनी तादाद में पैदा होता है उसकी कीमत कोई नहीं। इसी तरीके से जब आपका सिस्टम जो है वो चीजों की शॉर्टेजेस क्रिएट करता है, वो शॉर्टेजेस नहीं क्रिएट करता, वो साथ चोर भी क्रिएट कर रहा होता है, महरूमियां पैदा करता है। आप जब केक बड़ा नहीं करते, आज अभी आएंगे ना स्टोरी पे कि 1960 से लेके हमने जो गैस ली थी, अब इसकी लोड शेडिंग आ गई। ये है कि सिस्टम आबादियों के साथ साथ जब अपनी वो फैलाव नहीं करता और वो करस्पॉन्ड नहीं करती डिमांड रसद के साथ, तो चोरी होती है। तो यहाँ ऐसे मुल्क रहे हैं, मिसाल के तौर पे सोवियत यूनियन में 70-80 साल ना बिजली का बिल था, ना टेलीफोन का बिल था, ना घर का किराया था, 0.5% घर का किराया था। ऐसे समाज दुनिया में रहे हैं कि जहां पर इनके कोई पैसे नहीं थे। और अब ये क्यों है? आपने प्राइवेटाइजेशन कर दी, आपने जो बेसिक यूटिलिटीज हैं उनको मुनाफे का जरिया बना दिया। अब बिजली के लिए नहीं बनती, माल बनाने के लिए बनती है, तो लिहाजा या माल बन सकता है या बिजली बन सकती है। अपनी खबर की तरफ ही वापस आते हैं। क्लासा साहब, आज की मुलाकात की जितनी मीडिया ने हाइप क्रिएट कर दी है, इतनी तवक्कुआत वाबस्ता की जा रही हैं कि वज़ीर आज़म साहब गए हैं, पता नहीं क्या जादू की छड़ी लेके आएंगे, वापस आएंगे, ड्रोन भी बंद हो जाएंगे, तवानाई का बहरान भी हल हो जाएगा। क्यों इतनी हाइप क्रिएट की गई है इस मुलाकात की? और जिस तरह ड्रोन के बारे में रिपोर्ट सामने आई है, तो लगता नहीं कि फोकस ज्यादा ड्रोन्स पर ही होगा?
जी शाजिया, इसमें दो चार बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो ओबामा साहब से मुलाकात होने वाली है। हम अपनी साइड को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप नोट करें, पाकिस्तानी मीडिया को उठा के देख लें, हमारे कॉलम निगार देख लें, शोज़ को देख लें, हम अपनी एक डिमांड विश लिस्ट है जो हमने अमेरिका को पेश कर रहे हैं, चाहे वो एजेंडे में शामिल है या नहीं है। कल हमने फैसल खां अपने रिपोर्टर को लिया था जिन्होंने एग्जैक्ट बताया था कि एजेंडे में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं क्या नहीं है, लेकिन हमने आप और मैंने बैठ के एक एजेंडा बना दिया है इसके लिए, ये बराक ओबामा साहब के लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए, कि हजूर जब आपकी मुलाकात होगी तो आपने फलां फलां चीज़ें डिस्कस करनी है, चाहे वो फॉरेन ऑफिस, दोनों मुल्कों के फॉरेन ऑफिस की लिस्ट पे नहीं है। ये समझने की ज़रूरत है कि इस तरह की मुलाकातों में बहुत पहले से एजेंडा तय किया जाता है और किसी को इजाज़त नहीं होती कि एजेंडे से हट के इधर उधर की वो गुफ्तगू करके दिखाए। ये इस तरह की हाई प्रोफाइल मीटिंग में ये चीज़ नहीं होती। चलो हमने तो विश लिस्ट पेश कर दिया कि नवाज शरीफ साहब को ये चीज़ें करनी चाहिए। हाँ, कभी हमने भी सोचा कि अमेरिकन से इनको क्या विश ये लिस्ट पेश करने के पाकिस्तान को क्या क्या स्टेप्स करने चाहिए या करने होंगे। मैंने तो अभी तक किसी चैनल पे ये गुफ्तगू नहीं सुनी कि अमेरिकन को हमसे क्या ज़रूरत है, वो हमसे क्या चाहते हैं। अगर नवाज शरीफ साहब को बुलाया गया कि तशरीफ़ लें हजूर, तो आपका क्या ख्याल है, बराक ओबामा साहब ने इनकी वहाँ पर गुफ्तगू सुननी है कि आप 1 घंटा बैठें और मुझे बताएं कि हमें क्या करना चाहिए, या अमेरिकन भी कुछ इनको बताएंगे कि पाकिस्तान को क्या कुछ करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमारी वहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है और हमें मोस्टली मदद चाहिए उनसे, ये जहन में रखें। हमें एनर्जी में मदद चाहिए, हमें उनसे ग्रांट चाहिए, हमें उनसे वेपन चाहिए, हमें और बहुत सारे असिस्टेंस चाहिए। इवन अफगानिस्तान सेटल करने के लिए हमें बहुत सारी उसकी अमेरिकन की हेल्प चाहिए। आप बात तो ठीक कर रहे हैं कि उनकी भी विश लिस्ट होगी, मगर देखें हमने तो हमेशा बड़ी फिदरियाना तौर पे उनकी विश लिस्ट, उन्होंने हमें कहा 79 में कि घुस जाओ अफगानिस्तान में, हम घुस गए। जब वापस फिर उन्होंने बाद 10-15 साल बाद हमें कहा कि अब इन पे चढ़ दौड़ो, ठीक नहीं है, अब इन पे चढ़ दौड़ो। साहब ये बात हिस्टोरिकली ठीक नहीं है, क्या हमने उनके कहने पर नहीं चढ़ दौड़े? जाए ये भुट्टो साहब, ये आपको ये पूरा रिकॉर्ड में मौजूद है। भुट्टो साहब को तो उन्होंने नहीं कहा कि आप अफगानिस्तान से 8-10 जो उनके रेबल्स हैं उनको मंगवा लें और अपने बॉर्डर एरियाज में, तो वो हमें जो अरबों डॉलर की उन्होंने इमदाद दी थी अपनी मर्जी के खिलाफ दी थी, जो हमें उन्होंने पैसे दिए यहाँ पे, जिस तरह वो करज़ई को आके पैसे दे रहे हैं। जी कलासा साहब, मैं सर कह रहा था जब आपने ये कहा ना कि अमेरिका से ना घुस जाओ, हम हिस्टोरिकली फैक्ट्स को कैसे डिस्टॉर्ट करते हैं। ये काम आपको भी पता है कि गुलबुद्दीन हिकमत यार वगैरह को भुट्टो साहब ने यहाँ पे उन्होंने बुलवाया था और जनरल ये नसीरुल्लाह बाबर को बाकायदा टास्क दी गई थी कि तमाम रेबल्स को बुलाएं, उनको ट्रेन करें, उनके जरिए हम अफगानिस्तान में जंग लड़ेंगे। ये प्रॉक्सी वार भुट्टो साहब के दौर में शुरू हो रही थी। अमेरिकन की तो उस वक्त भुट्टो साहब के साथ इतनी बन भी नहीं रही थी, जब हम मिड 70 की बात करें उस वक्त तो इनकी एक टग ऑफ वार शुरू हो चुकी थी। ये तो आपको आके उन्होंने 81-82 में कहा था कि ये $300 मिलियन ले लें, तो जिस पर जनरल जिया नाराज हो गए थे कि माल देना है तो बड़ा दें, लंबा चौड़ा माल खिलाएं हमें, आप हमें सिर्फ $300 मिलियन दे रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा मैं चाहता हूं हिस्टोरिकली फैक्ट्स को ठीक करते हुए 1981 के बाद अमेरिकन ने कहा जी घुस जाए, हम घुस गए, उससे पहले हम घुसे हुए थे। 6 महीने पहले मेरी बात, चार्ली विल्सन की जो किताब है वो देख लें, 6 महीने पहले अमेरिकन का ये प्लान बन गया था कि यहाँ आके एंगेज करें इनको, और उनकी मर्जी ना होती तो क्या वो इतने हम ज़हीन हैं और इतने तेज हैं कि हम उन्हें घेर घार के इधर ले आए। वो इसको इसका वियतनाम बनाना चाहते थे, और फिर बाद में जहां से जब वो निकले तो उन्होंने कहा कि अब जो गंद अब इन पे चढ़ दौड़ो। जब उन्होंने अभी कहा कि जी हम हमला करने लगे अफगानिस्तान पे, तो मुशर्रफ साहब ने कोई जरा सी सरे मुंह कोई उनसे की गुस्ताखी के जनाब हम नहीं करते। क्लास साहब आपने अपनी विश लिस्ट तो बता दी, जरा आपका जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है। जिस तरह हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इत्तेहादी बने हुए हैं और कहा जाता है कि अमरीकी हमें मदद देते हैं और हम लड़ते रहते हैं, उनके विश लिस्ट में ये चीज़ प्रायोरिटी पर नहीं होगी कि हम लड़ते रहें ऐसे ही? आपने कल अगर उस विश लिस्ट में एमनेस्टी इंटरनेशनल में हमने जो हमें सूट करता है पहले वो तो पिक कर लिए हैं, जो हमें अच्छे लगते हैं। जो एमनेस्टी इंटरनेशनल बाकी बातें की हैं पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज के हवाले से, वो हमारे चैनल्स, हमारा मीडिया नहीं उठा रहा। उन्होंने कहा है कि अमेरिकन गलत कर रहे हैं, फेयर एनफ, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उन ट्राइबल एरियाज में वहाँ पे बहुत खतरनाक एलिमेंट्स मौजूद हैं, दहशतगर्द मौजूद हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये बात भी की है, लेकिन हमें क्यों सूट नहीं करती। ये बात हम खुल के अपनी कौम को बताना नहीं चाहते, लोगों को बताना नहीं चाहते कि दुनिया जहां अमेरिकन को वो आके मार्जिनलाइज कर रही है, उन्हें क्रिटिसाइज कर रही है, साथ में पाकिस्तान पे बर्डन बढ़ रहा है। अब हम मान लेते हैं कि वो कह देते हैं, इनको न यूएनओ कह देता है, इवन अमेरिकन कह देते हैं कि ठीक है सर आपने हमारे ऊपर बड़ा दबाव डाल दिया, हमें मजबूर कर दिया, आज के बाद हम ड्रोन बंद करें, आप अपने मुल्क में जाएं, दहशतगर्दी बंद करवाएं। क्या हम इस पोजीशन में हैं कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी हम खत्म करवा सकते हैं? हमसे तो एक यहाँ पे एक गन लेके आता है इस्लामाबाद में, बंदा खड़ा हो जाता है 5 घंटे तक, हम उसको हैंडल नहीं कर सकते। किस चीज की कमी है? बकौल आपके हमारी फौज, हमें फख्र है उस पर, हमारे में कैपेसिटी भी है। आप इस पे हम बात करें कि 6 साल बाद भी हमारे आर्मी चीफ देख लें कि
कि 3 साल DGIS से रहे, 6 साल वो हमारे आर्मी चीफ रहे, उसके बावजूद भी हमसे ये मामला सेटल नहीं हो सके। 9 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है किसी भी कमांडर के लिए कि वो इलाकों को आके खाली करवाए पीस लेके। 9 सालों में जो काम हम नहीं कर सके अमेरिकन सपोर्ट के साथ, उनके पैसे के साथ, कोलेशन हम फंड के साथ, आपने वहाँ F-16 यूज़ करके देख लिया, आपने वहाँ बम्बर्स यूज़ करके दिए, कॉपरा आपने हेलीकॉप्टर यूज़ किए, फिर भी आपसे मामला सेटल नहीं हो रहा। हम ये फिर भी उनके पैरों में पड़े हुए कि माफ़ कर दें, अल्लाह रसूल के वास्ते दे रहे हैं। हमारे बहुत शदीद किस्म के कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं। आप ड्रोन बेशक बंद करवा लें, जो होने भी चाहिए, लेकिन इसके बाद आपने उनको डील नहीं कर सकना। आपसे अकेले ये डील होने वाले नहीं है। आप में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल विल की कमी है, आपके पास ट्रेनिंग नहीं है, मोटिवेशन नहीं है। पूरी कौम अभी तक इसी बहस में पड़ी हुई है। और लास्टली जब जंगी क्राइम की बात होती है कि जंगी ये क्राइम है ये, तो कल को जो विकी लीक्स में चीज़ें आई थी कि किस किस पाकिस्तानी लीडर ने, वो चाहे फौजी कमांडर थे हमारे या हमारे सिविलियन थे, उन्होंने अमेरिकन को कहा था कि हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं कि आप इन पे अटैक करें, हमारी फौज उनको नहीं डील कर पा रही, तो फिर क्या करेंगे? और ये एविडेंसेस मौजूद है हमारे ऊपर। जब हम बड़े खुश हो रहे हैं कि जंगी क्राइम पे ट्रायल हो सकते हैं, हमारे लोगों के जिन्होंने अप्रूव किया है, जिन्होंने अप्रूवल दी थी, जिन्होंने उनसे मदद मांगी थी, और बाकायदा विकी लीक्स में रिकॉर्ड मौजूद है, इस पे स्टोरीज भी हैं, एविडेंसेस भी मौजूद हैं। इसलिए ये बड़ा ट्रिकी और बड़ा इंतहाई ये कॉम्प्लिकेटेड इशू है। हमने दबाव बढ़ा के अच्छा ये तो बताए ना, ये बताइए ये जो 140 लाख की फौज जो है, 140 लाख की फौज को नाक में दम किए रखा 40,000 अफगानों ने वहां पर। तो इन्होंने वहां पे क्या कर लिया? अब इराक में इन्होंने क्या किया? वियतनाम में ये शिकस्त खा के आए। मगर ये जो जंगी ये करते हैं मुहिमात, उनके नतीजे निकलते हैं। बस मिसाल के तौर पे आज भी वियतनाम में डिफार्म्ड बच्चे पैदा हो रहे हैं। इनके मुझे तो डर ये है कि 2014 के इनके जाने के बाद पहले मेरा ख्याल है करजाई साहब को भी विड्रॉ कर जाना चाहिए वहां पे, जिनके अमेरिकन गार्ड उनको बचाए हुए हैं। तो वहां पे क्या होगा? जहां आप फौज डालते हैं, असला लेके जाते हैं, वहां डिस्टेबलाइजेशन होगी। वहां पाकिस्तान की फौज जितना कर सकती थी मेरे ख्याल में उसने बहुत किया, और आइंदा भी करेंगे। लेकिन जो इन्होंने डिस्टेबलाइज कर दिया है, इसको करना जाहिर है, मैं मानता हूं आपकी काजी साहब टास्क है। काजी साहब, शेर शाह सूरी को 4.5 साल मिले थे। पूरा हिंदुस्तान था, कोई छोटा हिंदुस्तान नहीं था। उन्होंने मुगलों को भी भगाया यहाँ से, उसके बाद 4.5 साल हुकूमत की, और ऐसे रिफॉर्म्स की कि लोग आज तक शेर शाह सूरी को याद करते हैं, और पूरे हिंदुस्तान में पीस लेके आए थे। ये बड़ा टाइम होता है 9 साल का किसी भी कमांडर के लिए। 9 सालों में आप कुछ नहीं कर सके, अब 9 सालों में कुछ नहीं कर सके, आप करके देख लें। तो सर हम इनकी फंडिंग तो बंद करवा लें पहले सऊदी अरेबिया और ईरान से, वो अमेरिका की मर्जी के खिलाफ कर रहे हैं फंडिंग। यहाँ पे बात ये है कि इसके डांडे वहीं जाके मिलेंगे। दहशतगर्दी एक टूल बन गया है टू रूल द वर्ल्ड, और हर जगह पहुंच जाएं आप दहशतगर्दी का नाम लेके शाम में घुस जाएं, आप दहशतगर्दी का नाम लेके लिबिया में घुस जाएं। तो ये प्रीटेक्स्ट हैं जिस पे ये कर रहे हैं। इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आई एग्री विद यू, लेकिन ये इतने इंडिजिनस प्रॉब्लम नहीं रहे। ये ग्लोबलाइज्ड मेरा सवाल ये है, दहशतगर्दी भी ग्लोबलाइज्ड है। मेरा सवाल ये काजी साहब, 2 सवाल काजी साहब हैं जो उठने, मेरा ख्याल पाकिस्तान में डिबेट होने चाहिए। अगर यूएनओ कल को कह देते हैं, अमेरिकन कह देते हैं ओके हम स्टॉप कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि ट्राइबल एरियाज को मैनेज कर सकता है? क्या रेट अपनी स्टैब्लिश हम कर सकते हैं 50,000 बंदे मरवाने के बाद? नंबर 1। दूसरा सवाल यह है कि जंगी जराइम की हम बात करते हैं ड्रोन पे, जो पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने उनको और हमारे पोलिटिकल लीडरशिप ने उनको लिख के दिया था और एंडोर्स किया था। इवन कई तो एविडेंसेज है, हमारे कमांडर ने उनसे रिक्वेस्ट की थी जो विकी लीक्स में आया था कि जनाब फलां जगह पे आप ड्रोन अटैक करें, हमारी फौज नहीं पहुंच पा रही। इसका क्या होगा काजी साहब? ये 2 बड़े अहम सवाल हैं जिस पे हमें डिस्कशन की जरूरत है, जो काम नहीं कर रहे। अब तो ये हमें डर लगता है कि जिस नैज पे हम पहुंच गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आज हम याद करें तो फाटा भी जन्नत का गहवारा नजर आता है। मैंने यहां स्टोरी की थी कि ये वही फाटा है कि 1947 में जब हिंदू और सिख यहां से जा रहे थे तो जिरगे ने रिक्वेस्ट की कि आप यहां से ना जाएं। जब उन्होंने इंसिस्ट किया तो उन्होंने कहा कि जो आज आपके असासों की कीमत बनती है हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, और उन्होंने पैसे दिए। ये डॉन में स्टोरी छपी हुई। मैं अर्ज ये करता हूं कि आज हमने उनको जिस तरह से ब्रूटलाइज कर दिया है, जाहिर है मैं एग्री करता हूं अब ठीक करना आसान नहीं है। मुझे ब्रेक लेनी है क्लास में। हमने भी किया होगा जो उनके अपना जो रोल था वो एक और कहानी है कि कोई जहां मोटरसाइकिल चोरी हुआ है, कार चोरी हुई है, बंदा चोरी हुआ है, अगवा हुआ है, सारे के सारे काम, कोई ड्रग का बिजनेस था वो भी फाटा में हो रहा था। इसलिए उनको भी इस हालत तक पहुंचने में कुछ खुद वो भी जिम्मेदार हैं कि उन्हें भी बड़ी गेम्स का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। आज भी आपको ज्यादा इलाका गैर कहते थे, कोई बंदा अगवा होता था, कोई बच्चा उठाया गया, कोई फलां उठाया गया है। हम आज भी डील्स वहीं पे कर रहे हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स अभी भी वहां पे मौजूद हैं। इसलिए फाटा के लोगों को खुद भी देखना चाहिए कि उनसे कहां से गलती हुई है कि हालात आज इतने बुरे हो गए हैं और इस बड़े पैमाने पर वहां पे कत्ल वगैरह जारी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मजीद खबरें आपके साथ शेयर करेंगे।
शुबा, खुश आमदीद। क्लास साहब, आपकी खबर की तरफ आते हैं। पाकिस्तान तुर्की से बिजली के किराए के जहाज का केस हार गया। पाकिस्तान को $700 मिलियन का हर्जाना अदा करना पड़ सकता है। क्या मामला ये सारा? जी शाहजी, आपको याद होगा कि ये कुछ अर्सा पहले जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक स्कैंडल आया था, उस पर सुओ बोटो लिया गया था। तुर्की के साथ मुआहदा किया गया था, किराए का बिजली घर आया था, जैसे बहुत सारे मुआहदे किए थे। उस वज़ीर पानी बिजली थे राजा परवेज़ अशरफ साहब। इन्होंने बहुत सारी ऐसी डील्स की थी। एक डील यहाँ पे तुर्की का किराए का बिजली घर आया था बाकायदा तौर पर, जो कि कराची पे यहाँ पे लंगर अंदाज था। तो उसके हवाले से ये खबरें आई थी कि उन्होंने 1 मेगावाट बिजली भी सिस्टम में नहीं डाली, लेकिन 22 अरब रुपये से ज़्यादा उनको अदायगी की गई थी। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, आपको याद होगा, नोटिस लिया था और बाकायदा रोक दिया गया था उनको, वो जो तुर्की का जहाज़ था, कि आप यहाँ से नहीं जा सकते जब तक आपको जो पेमेंट की गई थी आप वापस करें। कि अब आपने पैसे तो लिए लेकिन बिजली नहीं दी। उनका ये मौक़िफ़ था। जो तुर्की का जहाज़ के मालकान थे या जो भी उसके ऑनर से, वो ये कहते थे कि जो हमारे साथ तय किया गया था वो इन्होंने शराइत मीट नहीं की, वजारत पानी और बिजली, हमारा कोई कसूर नहीं इसमें। हम तो यहाँ बिजली देने आए थे, हम पैसे तो साफ ज़रे लेने थे, लेकिन साथ में बिजली भी देनी थी। आपकी वजह से हमें भी नुकसान हुआ है, आप जो हमें पेमेंट कर रहे हैं वो तो उसकी कर रहे हैं जो आपके साथ तय हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इससे इत्तेफाक नहीं किया था, बल्कि उन्होंने कहा रोक दें, और नैब को कहा गया था कि इनको मत जाने दें, और रोक के उनसे कुछ एडवांस इन्होंने पैसे दिए थे, वापस भी लिए थे। कोई 1.2 बिलियन थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहती थी 22 अरब रुपये वापस लें। इसके खिलाफ वो चले गए थे वहाँ पे एक आलमी बैंक का अपना एक डिस्प्यूट का एक अदालत है, वहाँ पे गए थे। तो मुश्ताक घुमन साहब अगर हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पे, तो वो हमें ज़्यादा इसकी डिटेल बता सकते हैं कि जब वहाँ पे ये केस हुआ है तो पाकिस्तान की क्या पोजीशन थी, और ये केस इस वक्त किस स्टेज पे पहुँचा हुआ है कि पाकिस्तान हारने के करीब है। मुश्ताक, आप हमारे साथ हैं? जी मैं बिल्कुल साथ हूँ। ये आपका अंदाजा तो बिल्कुल सही है। केस ये है कि जब टर्किश कंपनी वहाँ चली गई थी 61 में, और उन्होंने जाके कहा जी कि हमारे साथ जो एग्रीमेंट हुआ था वो जो है हुकूमत पाकिस्तान, जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, इन्होंने उसको लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से सारा डिस्प्यूट पैदा हुआ है। जब उन्होंने जो क्लेम जो है वो $700 मिलियन का क्लेम वहाँ डाला हुआ है कि उनको इतनी जो है वो डैमेजेस हो गई हैं, शिप को डैमेजेस हो गई हैं वहाँ खड़े खड़े, चूँकि वो जिस जगह पे है वो कहते हैं वो सेफर प्लेस नहीं है। और फिर जब इन्होंने अपना काफ़ी देर तो पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर वो इसी चक्कर में और नैब के दरमियान ये चलता रहा कि जी केस जो है उसको प्लीट कौन करेगा, कौन मिनिस्ट्री जाएगी या नैब जाएगी। नैब ने बिलाखिर इनको रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा जी हम तो एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, हम तो नहीं कर सकते। तो फिर मिनिस्ट्री ने लॉ मिनिस्ट्री के साथ मिलके भी ये सारा प्लान जो तैयार किया, लॉ फर्म हायर की, उसके उनको बहुत सारे पैसे दिए, और उसमें जो इक्सेट की अपनी सेक्रेटेरिएट की फीस होती है जिसमें ये केस चलता है, वो तकरीबन 260 मिलियन रुपीस हैं जो वो पे किए। और केस तो बिलहर जो है 26 करोड़ ऐसे लगता है आप कह रहे हैं 26 करोड़, आप ये कह रहे हैं कि 26 करोड़ रुपया सिर्फ फीस दी गई है वहाँ पे मुकदमे को जो आप एंटरटेन करते हैं, अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं, उसके लिए 26 करोड़ रुपया पाकिस्तान ने फीस दी है, उसको सिर्फ सेक्रेटेरिएट को दी है। बिल्कुल जी, 26 करोड़ रुपया फीस दी है और केस भी हार गए हैं, क्योंकि इनके सबसे बड़ी प्ली यही थी कि शिप ना जाए। शिप अगर चला गया तो फिर तो जो टर्किश कंपनी है वो पैसे किसी की कीमत में नहीं देगी वो। लेकिन चूंकि इन्होंने जो स्टे लिया हुआ था वो हमारी जो कराची की कोर्ट जो नेवी के अंडर आती है, एडमिरल्टी कोर्ट जिसको बोलते हैं, उससे लिया हुआ था। तो वो बिलाहर उन्होंने कहा छोड़े इसको। तो ये है पोजीशन, और पोजीशन काफी इनकी पाकिस्तान की पोजीशन बहुत वीक है। आपने कहा मुश्ताक, आपने कहा कि पाकिस्तान तकरीबन केस हार चुका है या हार गया है, क्या इम्प्लीकेशन होगी पाकिस्तान के लिए? 26 करोड़ तो हम दे चुके हैं सिर्फ फीस के, उसके अलावा वकीलों को हमने करोड़ों रुपए की फीस दी होगी। अब इस केस के बाद क्या होगा? पाकिस्तान पे कुछ जुर्माना पड़ेगा, वो जो $700 मिलियन 70 अरब रुपया जो बनेगा पाकिस्तानी, उसका क्या आपको लगता है कि जुर्माना पाकिस्तान पे आयद हो जाएगा जिसकी उन्होंने अपील की हुई है उनसे? मुकदमा तो हार गए हम। जी मेरा ख्याल ये है कि कुछ ना कुछ तो होगा, और अगर ये नहीं देते, ये तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि उन्होंने जो क्लेम दाखिल किए हुए हैं वहाँ पे, उसको जो ट्रिब्यूनल है वो किस हद तक उसको जो है वो उसको एक्सेप्ट करता है, और पाकिस्तान की प्ली जो है उसको किस हद तक एक्सेप्ट करता है। मगर ये जरूर है कि अगर पाकिस्तान जो है उसके फैसले में इम्प्लीमेंटेशन में डिले करता है तो फिर वर्ल्ड बैंक जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स की जो पाकिस्तान को फंडिंग करता है वो रोक लेगा, क्योंकि वो वर्ल्ड बैंक का जा रहा है। वर्ल्ड बैंक का कोई प्रोजेक्ट जो है उसके लिए फंडिंग नहीं आएगी। अच्छा मुश्ताक, लास्टली
कि क्या जब केस लड़ा जा रहा था आलमी अदालत में तो पाकिस्तान ने ये नहीं बताया कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर सुओ मोटो लिया है और हम उनके हुक्म के तहत ही रिकवरी की थी, उनके हुक्म के तहत ही जहाज़ को रोका था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रेफरेंसेस या केस से जो उनकी प्रोसीडिंग थी तो उनका रेफरेंस नहीं दिया गया, या आलमी अदालत ने इसको एंटरटेन नहीं किया हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को, ऑब्जर्वेशन को? सर रेफरेंस तो डेफिनेटली वो दिया ही होगा और देते भी हैं, लेकिन मसला ये है कि जब ये जो दो मुल्कों के दरमियान बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होता है ना, वो टर्की और पाकिस्तान के दरमियान है, तो वो कहते हैं कि ये इसके तहत हुआ हुआ है, लिहाजा लोकल जो कोर्ट हमारी है सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसकी ज्यूरिसडिक्शन में ये आता ही नहीं है केस, ये इंटरनेशनल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में आता है जो इन्वेस्टमेंट को डील करती है। बहुत शुक्रिया मुश्ताक घुमन आपका। इस तरह के मुआहदे किए जाते हैं कि हमें हासिल भी हमारे हाथ में भी कुछ नहीं आता और हमें पैसे भी पे करने पड़ते हैं। जी काजी साहब आपकी खबरों की तरफ आते हैं। शादी सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि ये जो सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग आ रही है, ये 1960 से जब से ये गैस आई है उससे लेके अब तक ये पहला वाकया होगा जिसका प्लान सामने आ गया। इम्प्लीमेंटेशन पे अभी बात हो रही है कि एक दिन में 3 दफ़ा 2-2 घंटे की लोड शेडिंग जो घर के कंज्यूमर्स हैं, आपके किचन पर इसका असर पड़ेगा पंजाब में। पिछली दफ़ा हमने देखा था कि CNG के लिए तो गैस बंद की गई थी, मगर घरों में बंद नहीं थी, आ नहीं रही थी चूल्हे लोगों के। मैंने लाहौर के भी कुछ एरियाज देखे थे। इस दफ़ा ये ऑफिशियली हो जाएगा, मगर इसमें जो बात कि सिर्फ खाना पकाने के टाइम पे देंगे गैस। अच्छा, अब लेकिन किसी को क्या पता है कि किसने किस टाइम खाना पकाने के अलावा सर्दियों में लोग गैस एक चीपर फ्यूल के तौर पे अपने कमरों को गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो खतरे में है। मगर इसके साथ क्या है कि ये इस दफा जो कमी है वो 900 MMCFD से बढ़कर 1400 MMCFD हो जाएगी घरेलू कंज्यूमर्स के लिए। और ये 1960 से लेकर पहला वाकया होगा कि घर के जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें ऑफिशियली तौर पे जो है वो गैस जो है बंद कर दी जाएगी। मगर इसमें अब लड़ाई ये है कि एप्टेमा वाले जो इंडस्ट्री वाले हैं वो कहते हैं जी कि आप हमें जो 200 MMCFD दे रहे हैं उसे बंद ना करें। वो इसलिए कि 10 घंटे की हमारी जो है ऑलरेडी बिजली की लोड शेडिंग है, और अगर आपने इसको बंद कर दिया तो हमारा जो नुकसान है वो ये है 3 अरब डॉलर की जो हमारी जो इंडस्ट्री है उसको नुकसान होगा। इसके अलावा हज़ारों जो उसके वर्कर्स हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, उनकी जॉब्स जो हैं वो खतरे में होंगी। अब ये है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ पीरियड ऑफ शीयर शॉर्टेजेस। हम शॉर्टेजेस की तरफ, बिजली की ऑलरेडी है, अब गैस के साथ अगर कपल्ड होती है तो ये इस वक्त जो पीक में जाके जो शॉर्टफॉल होगा वो होगा कि आपके पास होगी 1450 MMCFD और जबकि आपकी डिमांड होगी 2800 MMCFD। अब बात यह है कि आज के दौर में जब आपके पास इंडस्ट्री चलाने के लिए, अब हम कहते हैं जी हमने रिसेशन से बाहर निकलना है, इलेक्ट्रल वादे भी बहुत सारे आ गए हैं। बिजली का मामला ये है कि 500 अरब हम दे चुके हैं और अभी हमें कुछ पता नहीं है वो क्या हो। और हमारे तमाम दानिशवर ये कह रहे हैं कि इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाएं, ये बिजली का मामला दुरुस्त करें। ये अब आपके टेररिज्म से ये बड़ा इशू है, बिजली का आपका एग्जिस्टेंशियल इशू है। और मैं बाद में जब स्टोरी पे आऊंगा कि इसका नतीजा क्या निकल रहा है कि जिस तरह ये मेल न्यूट्रिशन और जो सिंध के हमारे पास फिगर्स आए हैं। क्लास साहब जरा इस पे आप भी कमेंट करें। कमेंट लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। क्लास मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आकर आपसे बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामद जी। क्लासेस आप कल सब अभी डिस्कस कर रहे थे बिजली की जो लोड शेडिंग है, इससे ऑलरेडी हम लोग जो है वो सफर कर रहे हैं। अब गैस की लोड शेडिंग 2-3 महीनों और तारीख में पहली दफा जो डोमेस्टिक कस्टमर हमारे हैं इस्तेमाल करने वाले उनके लिए अनाउंस किया गया में आने वाले हैं, ये बता रहे हैं हमें खबर ये बता रही है। कई सब कहते हैं ना कि पहली दफ़ा वाली बात जब की जाती है ना कि पहली दफ़ा ये काम हो रहा है, तो ज़िंदगी में हमेशा पहली दफ़ा कोई ना कोई चीज़ें शुरुआत तो होती है। हाँ। बस शुरुआत होगी, अगले साल हम नहीं कहेंगे, हम अगले साल नहीं कहेंगे कि पहली दफ़ा ये काम हो रहा है। पाकिस्तान में सारी चीज़ें पहली दफ़ा होती हैं और फिर कहीं और कभी ख़त्म होने में नहीं आती। जो बात आपने शुरू की थी वहाँ से बिजली चोरी से हुई थी, आपको जब प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में की थी कि लोग चोरी करते हैं, हम इन काजेज़ में हम नहीं जाते कि चोरी के पीछे बिजली का महंगा होना भी बहुत बड़ी काज है। आपने अपने पेट्रोल को, अपने ये डीजल को लिंक किया हुआ है इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ, किया हुआ है डॉलर के साथ। जो ही डॉलर ऊपर नीचे जाता है, फर्नेस ऑयल पे मोस्टली आपके सारे ऑयल के आप इनको IPPs को चला रहे हैं, और उसके बाद कीमतों का बढ़ना ज़रूरी होता है। लोगों को 18 रुपये पर ये यूनिट पड़ेगी बिजली, लोग चोरी ये नहीं करेंगे, क्या करेंगे? अच्छा, क्या आपकी सैलरीज जो हैं, आपकी इनकम उसी रेशो से बढ़ रही है जैसे आप पेट्रोल, डीजल या दूसरी चीज़ों की कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं? आपकी सैलरी वहीं खड़ी हुई है, उसी में से आपको कहा जाता है कि हजूर हमें तो अपना हिस्सा दे दें। ये तो आज के बाद 5 रुपये पर यूनिट बढ़ रहा है। आप मरें, जिए, चोरी करें, डाके मारें, लोगों को लूटें, हमें से कंसर्न नहीं है।
आप जाएं और हमें इसका बिल दें। आप तो एक और काम किया है, ये लास्ट टाइम जो मैंने देखा है, ये घर पे गैस वाले तशरीफ ले आए तो उसमें बिल में तकरीबन 1,500-2 हज़ार रुपये पड़ा हुआ था। मैंने पूछा ये क्या है, उन्होंने कहा जनाब आपके मीटर की सिक्योरिटी ली जा रही है आपसे, जो मीटर यहाँ पे बरसों पहले के लगे हुए हैं, आप उसकी सिक्योरिटी वसूल की जा रही है जो अरबों रुपए में बनती है, जिसका लोगों को पता ही नहीं होगा। लोग पूछते नहीं है, किसी से 25,000 रुपये लिया जा रहा है, किसी से 5,000 रुपये लिया जा रहा है, और किसी से 10,000 रुपये लिया जा रहा है। सिक्योरिटी स्टेट में मीटर्स की सिक्योरिटी चाहिए। जब रियासत एक डाकू का रोल एक अदा कर लेगी, जब रियासत ही कानून पे नहीं चलेगी, कायदे पे नहीं चलेगी। अब मुझे बताएं, मीटर मेरा लगा हुआ है 20 साल पहले का लगा हुआ है, सिक्योरिटी आप मुझे कहा जा रहा है कि 25,000 रुपए इसकी सिक्योरिटी लेंगे, हर महीने आपके बिल में से अपनी तरफ से वो डाल देते हैं, और मुझे कोई राइट भी नहीं है कहीं पे मैं जाऊं। और जो पहले हमने काम किया था, मेरा ख्याल है थोड़ा सा हमें उस तरह डिवर्ट करना चाहिए, मीडिया को भी, आपको, हमें सबको। जो कंज्यूमर यहाँ पे कोर्ट्स बनाए थे छोटे मोटे, हम लोग क्यों नहीं उनको जाके हम इस्तेमाल करने की कोशिश करते? हम जाते नहीं है, बैठ के ही शोर हम कर लेते हैं, लोग सुन लेते हैं, अपने दिल की भड़ास हमारी भी निकल जाती है, सुनने वालों की भी निकल जाती है, हम आगे जाने को तैयार नहीं है। लोगों को कंज्यूमर कोर्ट्स की तरफ जाना चाहिए, उसकी ज्यादा पब्लिसिटी होनी चाहिए, लोग जाएं, एप्लीकेशन लेके जाएं। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा मोहसिब का ऑफिस है बहुत बड़ा, अभी तो जवेद महमूद साहब बैठे हुए हैं, वो एक्टिव लग रहे हैं हमें, तो जवेद महमूद साहब को एप्लीकेशन जानी चाहिए, उनको प्रोसीडिंग हेल्ड करनी चाहिए। मोहसिब का दफ्तर का सिर्फ काम ये तो नहीं है कि छोटी मोटी कुछ शिकायतें सुन लें, उनको इन इश्यूज में पढ़ना चाहिए। पब्लिक को उठना होगा थोड़ा सा। उठने से मुराद ये नहीं है कि गन्ने तोपें और बम उठा लें, चढ़ जाएं, ये अपने कानूनी राइट्स के लिए भी उठ सकते हैं। ये आप कोर्ट्स को इस्तेमाल करें, आप कंज्यूमर कोर्ट्स के पास जाएं, मोहसिब दफ्तर में जाएं, और मीडिया को भी मेरा ख्याल इस तरफ थोड़ी सी डिवर्ट करने की जरूरत है कि पूछा जाना चाहिए कि आप किस चीज़ की 25,000 रुपये सिक्योरिटी हमसे ले रहे हैं। मुझे जवाब देते हैं जी कल को अगर आपने गैस का बिल ना दिया तो फिर, तो मैं क्या हजूर आप आके काट दीजिएगा, कहते हैं हमारा खर्चा होता है। तो अब 250-300 रुपया बिल आ रहा है, उसके बदले आपको 25,000 रुपये उन्होंने पहले से ले लिया। अंदाजा करें कितने लाखों यहाँ पे कंज्यूमर हैं जिनसे 25,000, 20,000, 15,000 और एट रैंडम लिया जा रहा है, ये उसमें ले रहे हैं। ये बकायदा पिछले महीने मैंने खुद इसको देखा है, अब इसको पूछने वाला कोई नहीं है। जुल्फकार की कल स्टोरी थी कि जो ये 17% जीएसटी ले रहे हैं, वो 17% 0.25 वो भी उसमें भी फालतू लिया जा रहा है। इस पे भी हम कल उन्हें किस वक्त लेके बात करेंगे। क्या साहब आपकी खबर की तरफ आते हैं, नंदीपुर पावर स्कैंडल, अब इसकी तहकीकात नैब करेगा। इस पर जो हाथ है कि वो जो साबिक ओहदेदार हैं जिनके दौर में ये शुरू हुआ, जिन्होंने सारे मुआहदे किए, उन पर पड़ेगा या मौजूदा जद में आएंगे मौजूदा लोग? मुझे तो लगता है जो शाहजिया मैं समझ रहा हूँ ना, जो खेल मुझे थोड़ा सा समझ आ रहा है एज ए रिपोर्टर के तौर पर, केसेस तो ये सारे नैब ओपन करेगा तमाम, चाहे वो नवाज शरीफ साहब पे हूँ, चाहे वो हमारे 2 वजीर आजम साबिक रहे हैं, गिलानी साहब, राजा परवेज साहब, या वजीरों पे। अब इन्होंने तरीका वारदात बदल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करें कि केसेस को क्लोज करते रहें, जान ही छुड़वाएं एक ही दफा। क्या ये पेंडिंग पड़े रहते हैं 10 साल 20 साल, आप और मैं रोला डाले रखते हैं, वो देखें जी नैब ने कुछ नहीं किया, केस पेंडिंग पड़ा है। इसलिए बहुत सारे केसेस आप देखेंगे आने वाले दिनों में सेटल होंगे, क्योंकि नैब की प्रोसिक्यूशन लेवल 0 है। मोस्टली ब्यूरोक्रेसी और नैब की बैठे, सबका मैं नहीं कह रहा, कुछ बहुत बड़ी तादाद में बैठे हैं जो माल खाने के लिए बैठे हुए हैं, माल बनाने के लिए बैठे हुए हैं, वो प्ली बार्गेन डील के चक्कर में बैठे हैं। 100 रुपये आपने खा लिया है, 10 रुपये नैब को दे दें, 5 रुपये नैब खुद रख लेते हैं, 5 रुपये सरकार को दे देते हैं, 90 रुपये आपको दे देते हैं। आप जाएँ अयाशी करें और दोबारा हाथ लगे तो फिर आप लूट मार कर लीजिएगा। यही कुछ अब इसके साथ होने वाला नंदीपुर के साथ, कि मुझे ये पता चला है कि कल एक फैसला किया गया मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर में, ख्वाजा आसिफ साहब ने किया है कि नैब को ख़त लिखा जाए कि वो नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट की वो तहकीकात करे कि इसके पैसे कैसे बढ़ गए हैं और जो जिम्मेदारान हैं उनको सजा दे। आप जहन में रखिएगा, जब हुकूमत वक्त की तरफ से किसी एजेंसी को लेटर लिखा जाता है तो उसका मकसद ये नहीं होता कि जो हुकूमत वक्त के वजीर बैठे हुए हैं, प्लानिंग डिवीजन के लोग बैठे हुए हैं, वापडा के लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने 22 से 58 रुपए की पेमेंट्स की, उनके खिलाफ तहकीकात करनी है। उनसे तहकीकात का मतलब होता है जो हमसे पहले थे, जो अब आउट ऑफ पावर हैं, जो उस वक्त के वजीर थे, उस वक्त के कोई लॉ मिनिस्टर थे, उस वक्त के लॉ सेक्रेटरी थे, उस वक्त के कोई आपके वहाँ पे ये वापडा या दूसरे के ओहदेदार थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। और नैब इतना अच्छा और समझदार बच्चा है, डिसिप्लिन बच्चा है, नैब जो बैठा है वो वही कुछ करता है जो उन्हें वहाँ से खत आ रहा होता है। अब नैब ये इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा कि इस पे ये चौथी इन्वेस्टिगेशन है। अब आपको थोड़ा सा रिकाउंट करवा दूँ कैसे हुआ। ये सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने जून में बैठ के, जून जुलाई में इसाक डार साहब ने ईसीसी की मीटिंग की, मेरे पास मिनट्स मौजूद हैं, दिखा देंगे किसी वक्त। उसमें इन्होंने कहा कि जनाब का नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट की कास्ट कितनी है, उन्होंने कहा 22 से 57 अरब रुपये होगी है। उन्होंने कहा अदा कर दें। और ये समरी लाने वाले कौन थे, इसको क्लियर किसने किया था? एहसन इकबाल ने किया था, जो मिनिस्टर है इस वक्त। इससे पहले समरी आई कहाँ से थी? ये वापडा से आई थी, ख्वाजा आसिफ साहब ने भेजी थी।
आप ख्वाजा आसिफ साहब समरी भेज रहे हैं, उसको एहसन इकबाल साहब क्लियर कर रहे हैं, डार साहब उसकी पेमेंट करवा रहे हैं। इसके बाद जो ही ये स्कैंडल सामने आया, वो मुनव्वर बशीर साहब जो पेप्को के साबिक एमडी थे, उन्होंने लेटर लिखा और ये चीजें सामने आई, तो इसाक डार साहब ने अगली मीटिंग में इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दी। जरा आप तमाशा देखते हैं कि खुद अप्रूवल दे रहे हैं, खुद बैठ के पैसे रिलीज फरमा रहे हैं, अगली मीटिंग में खुद इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन दे रहे हैं, ऑर्डर के पता किया जाए ये कैसे पैसे बढ़ गए और हमने कैसे अप्रूवल दे दिए। ये जरा लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग देखें। अच्छा, वजीर आजम साहब को पता चला, उन्होंने कहा अच्छा जी यहाँ पे बहुत बड़ा स्कैंडल आ गया है। उन्होंने सेक्रेटरी को कहा जो वहाँ पे सेक्रेटरी हैं इसके प्लानिंग के, हजूर इन्वेस्टिगेशन करके दें। उन्होंने एक और रिपोर्ट, अच्छा वही सेक्रेटरी साहब जिन्होंने उसको क्लियर किया था 22 से 58 रुपए किया था प्रोजेक्ट को, उनसे कहा गया कि आप हमें रिपोर्ट दें। वो रिपोर्ट उन्होंने दे दी, वजीर आजम साहब ने कहा नहीं मजा नहीं आया रिपोर्ट का। उन्होंने उसको हटा के एक मेंबर इनके हैं जनरल जुबैर साहब हैं ये प्लानिंग के, उनको कहा कि हजूर आप इन्वेस्टिगेशन करें। तो मेंबर प्लानिंग क्योंकि वो रिटायर अफसर हैं, उन्होंने नौकरी करनी है, उन्होंने कहा जनाब कोई करप्शन नहीं हुई, बिल्कुल ठीक हुआ है, शफाफियत हुई है, बिल्कुल ठीक काम हुआ है, गलत लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ऐसे हमारे खिलाफ शरीफ लोगों पे ये पगड़ी उछाल रहे हैं, एवरीथिंग इज सेटल डाउन। वो मामला वहीं पे ठप हो गया, खुद बैठे, खुद अप्रूवल दें, खुद पैसे रिलीजेस कराए, चाइनीज कंपनी को भी दे दिए गए। अब वो फरमाते हैं कल ख्वाजा आसिफ साहब ने फैसला किया है कि ये केस नैब को भेज दिया जाए। कल शहबाज शरीफ साहब भी गए थे मेरा ख्याल है वहाँ पे, उन्होंने नंदीपुर उन्होंने भी कहा कि हम नैब को भेज रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि नैब चले, उनको तो पकड़े पिछलियों को जिनकी वजह से नुकसान हुआ है, जिन्होंने अप्रूवल दी, मैं भी की बात करूं मौजूदा हुकूमत के वजीरों को, जिन्होंने ईसीसी में बैठ के इसको अप्रूवल दी, रिलीजेस की और अपने खिलाफ खुद इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की, जरा हाथ डालेगा। क्या उनको क्या इसाक डार साहब को बुलाया जाएगा, क्या एहसन इकबाल को बुलाया जाएगा, क्या ख्वाजा आसिफ को बुलाया जाएगा कि हजूर जरा तशरीफ लें, जस्टिफाई करें कि आपने खुद फैसले किए, खुद रिलीजेस की और खुद अपने खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की, ये सब कुछ कैसे किया है? मेरे ख्याल में वो नहीं होगा ये सर, नैब ये काम नहीं करना चाहिए कि इसको ज़ाहिर मामला मीडिया में भी है और नैब के नए चेयरमैन आए हैं, उन्होंने वो खुद ही सारी चीज़ों को टेक अप करें एंड लेट्स होप कि वो उसको अच्छी तरीके से करें। अच्छा क्लास साहब, मैं एक स्टोरी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये स्टोरी जो है, ये पहले तो ये जो था ना नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2 साल लेट इन्होंने जो दिया था पिछला जो गवर्नमेंट थी, लेकिन अब जो प्रेसिडेंट साहब के कोऑर्डिनेटर हैं प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट के, उन्होंने एक सर्वे रिलीज किया है। ये है सिंध के बारे में, मगर मैं ये समझता हूँ कि सिंध के बारे में ये जो सर्वे ये जो उन्होंने फाइंडिंग्स दी हैं, ये इसकी आईने में हम बाकी मुल्क को भी देख सकते हैं, क्योंकि बाकी का मुल्क जो पंजाब चांद पे तो नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ही है। तो ये जो कीमतें बढ़ रही हैं और ये जो आप बात करते हैं, जो पैसे सारे जो हैं वो आवाम पे खर्च होने की बजाय उन पर बोझ डालते हैं आप गैस बिजली की कीमतों में इजाफे से, तो यहाँ पे पता ये चला है कि जो तकरीबन 63% जो है वो डिक्लाइन हुआ है रियल वेज में, जो पहुंच गया है। इस रियल वेज से मुराद ये कि जब आपका रुपया गिर रहा है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो आपकी खरीदने की सकत खत्म हो रही है। तो उससे ये हुआ है कि 72% हाउस होल्ड सिंध में ऐसे हैं जो फूड इनसिक्योर हो गए हैं। इसके बाद इसमें और भी ब्रेकअप है, मगर इख्तिसार से बात करते हैं कि सिंध में जो स्टंटिंग है, यानी जो एक आपके नश्व-ओ-नुमा की जो नश्व-ओ-नुमा नहीं होती, आपके आज़ाद छोटे रह जाते हैं, उसकी अब ये 70% पहुंच चुकी है, जबकि मुल्क में 2011 में ये 43 थी। अब 43 उधर भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कीमतों का असर जो सिंध में आ रहा है वो यहाँ पे भी आ रहा है। 70 से 80 अब हमारे आम आदमी के 70 से 80% रकम जो है फूड खरीदने पे, खुराक खरीदने पे खर्च हो जाती है। और यह भी मुलाजा फरमाइए कि सिंध में वो बता रहे हैं 60 से 70% लोग इलाज करवाने का उनके पास पैसे नहीं है, और 78% डेथ जो हैं ये वो मेल न्यूट्रिशन या ग़िज़ा ना होने की वजह से हो रही है। इस आईने में हम बाकी मुल्क की शक्ल भी देख सकते हैं कि जब आप मुसलसल कीमतों में इजाफा करते हैं, और जिस तरह आप कह रहे थे कि आप उनकी आमदनी में इजाफा नहीं कर पाते, और हेल्थ पे आपके जो बजट हैं वो इन रियलिटी जो आप मुख्तस भी करते हैं वो भी नहीं खर्च हो पाते। तो फिर इस पर जरा आप ये भी कमेंट कर दें कि क्या इससे बड़ी कोई दहशतगर्दी है कि लोग जो है एक स्लो डेथ अपने घर में भूख से मरते रहें, बीमारी से मरते रहें, और इनके नंबर जो हैं मरने के अगर हम निकालें तो स्टैगरिंग है। उसके सामने ये दहशतगर्दी चाइल्ड्स प्ले लगती है, जिससे हमारा मीडिया उठ के खेलता है, BBC जिसे दिखाता है, वो जो हमें और वेस्टर्न जो मीडिया है वो हमें दिखाता है, मगर इसका जिक्र ऐसे सबड्यूड होता है। अखबार में नीचे कोई एक सिंगल कॉलम खबर लगी होती है, क्योंकि जाहिर है ये बड़े लोग नहीं हैं। जी क्लासा साहब, मैं कई साहब जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा के उनके असैसिनेशन हुई थी तो मैं कवरेज के लिए गया था, नेडेरो गया था, 2007 दिसंबर की बात कर रहा हूँ। मुझे मेरे अखबार ने भेजा था कि जाएँ आप वहाँ से कवरेज करें, 2-3 दिन रहें। अब यकीन करें मैं यहाँ से ट्रैवल करके बड़े इंतने बुरे हालात में यहाँ से, आपको पता है उन दिनों रात को राइड शुरू हो गए थे और मैं विहाड़ी से
अब बहावलपुर और पता नहीं किस तरीके से मैं 10-12 घंटे का सफ़र करके वहाँ नेडेरो पहुँचा और इसी तरीके से वापस आया 3-4 दिन वहाँ रहने रिपोर्टिंग के बाद। मुझे यूँ लगता था मैं कुछ 16वीं सदी के हिंदुस्तान में फिर रहा हूँ, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे। मैंने कच्चे घारी देखे वहाँ पे, इतनी बुरी हालत जो मैंने सिंध की देखी मेरे तस्वुर में नहीं थी। मैं समझता था हमारे सराइकी इलाकों में ज़्यादा गुर्बत है, हमारे साउथ के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा लोग पसमानदा हैं, ज़्यादा हैं। तो मुझे ये फील हुआ कि हमारी रूलिंग लीड, हमारी ब्यूरोक्रेसी के पास ना टाइम है ना प्रायोरिटीज़ है। सिंध से कितने वज़ीर आज़म रहे हैं और 5 साल उन्हीं की हुकूमत रही है। ये लोगों के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते, लोगों को 1000-2000 रुपये में लगा दिए। वो बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है कि इनको यहीं तक रखो, 1000 रुपया दे दो, 1500 दे दो, 2000 दे दो, मोबाइल दे दो। वहाँ के लोगों ने कौन सा अपने लिए खुद भी कुछ सोचा? नहीं, लोगों को अब ऑप्शन पे आ जाते, लेट्स मतलब टॉक अबाउट ऑप्शन। बलूचिस्तान में आपका क्या ख्याल है कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, या पंजाब में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं? इट्स द सेम सिचुएशन एवरीवेयर। नहीं, पंजाब में कहीं और बह रही हूँ या ना बह रही हूँ, लाहौर में तो बह रही है काजी साहब। मैं बार बार कहता हूँ 700 अरब रुपया मिला है पंजाब को इस साल। हम देखेंगे किस किस डिस्ट्रिक्ट, आप भी जरा पता करके बताइएगा चकवाल के, आपके चकवाल को डिस्ट्रिक्ट को अब मेरे जिले लिया को छोड़ दें, वहाँ तो 1 टक्का रुपया नहीं जाता, बल्कि जो वहाँ पे प्रोजेक्ट्स बन रहे होते हैं वो भी लाहौर पैसे वापस मंगवा लिए जाते हैं। आप जरा चकवाल पता कर लीजिएगा अपने डिस्ट्रिक्ट को फ़ोन करके कि इन 700 अरब रुपये में से जो इनको NFC के तहत मिले हैं उनमें से आपके डिस्ट्रिक्ट को कितने पैसे मिले हैं, या लाहौर में आपकी स्पेंडिंग कितनी हो रही है। सेम काम हम वहीं पे देख रहे हैं, सिंध में देख रहे हैं कि वहाँ से 400 से 500 अरब रुपया मिला है सिंध को NFC का। जरा पूछना चाहिए सिंध की जो आवाम है, और मेरी सिंधी मीडिया से हमेशा ये बहस रहती है दोस्तों से कि आपने तोपों और गन्नू का रुख पंजाब की तरफ किया हो कि पंजाब लुट के खा गया। वो मानते हैं, हमें भी शिकायतें हैं पंजाब से, पंजाब में रहते हुए कि ये साउथ के जो ये हमारे वहाँ डिस्ट्रिक्ट हैं या आपके नॉर्थ के हैं, इनको प्रॉपर पैसा नहीं मिल रहा, सारा पैसा लाहौर में खर्च हो रहा है। उनको भी पूछना चाहिए कि आपको जो 500 रुपया NFC के तहत मिला है, ये 500 रुपये किस किस डिस्ट्रिक्ट में कैसे खर्च हो रहा है। कोई आपने कभी सुना प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग हो जो इस्लाम में बैठ कर डिस्ट्रीब्यूशन करे वसाइल की कि सारे पैसे कराची, लाहौर, आपके क्वेटा, इस्लामाबाद में खर्च हो जाएंगे? जब तक काजी साहब आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को अकाउंटेबल नहीं करेंगे, ये नेशनल फाइनेंस कमीशन का नाम पूरा मुल्क जानता है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का कोई नाम नहीं जानता जिसका काम है जिलों को पैसे दे। किसी बंदे ने कहा था कि मजदूर और मेहनत कश का कोई वतन नहीं होता, जहां बेचारे को नौकरी मिलती है वहां काम कर लेते। मेरा ख्याल है कि जो रूलिंग क्लास है उसका भी कोई वतन नहीं होता, ना पंजाब होता है ना बलूचिस्तान होता है। उसके पास बड़ी गाड़ी होती है, उसके पास फार्म हाउस होता है और उसके पास एक बहुत खुला अकाउंट होता है। वो एवं ही हम कह देते हैं पंजाब खा गया, बलूचिस्तान खा गया, यहाँ साइशे मिले वहां रह लेते हैं। और बाकी गरीब सूट करता है रूलिंग लीड को, पढ़ा लिखा समझदार तबका वोटर ये इनको सूट नहीं करता। इसलिए पीपल्स पार्टी रही है 5 साल, उन टक्के का उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया लोगों की जिंदगी को बेहतर करने। 1000-1500 से क्या उनका होनी थी, इंटरवेंशन होनी थी। कोई काट इंडस्ट्री लगाते हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करते, वो चीजें आपको नजर नहीं आ रही। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक भी दीजिए और दुनिया न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आप देख सकेंगे 10:03 पर आज पाक अमेरिका ताल्लुकात, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और अमरीकी सदर बराक ओबामा की मुलाकात के हवाले से। हमें इजाज़त दीजिए और फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर। अल्लाह हाफ़िज़।